नमस्कार। उन्नति क्लासेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बेटा, हम लास्ट टाइम पे क्लास 12 का चैप्टर नंबर सेकंड जो हमने पढ़ा था, वो चैप्टर था आपका आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। पर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेटा हम तीसरा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा मानव जनन, जो बोर्ड के पैटर्न से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बड़ा भी चैप्टर है। तो हम आज की क्लास में उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर मानव जनन। देखिए, सब बच्चों ने पढ़ा है बेटा कि चैप्टर जो थर्ड है वो कौन सा है, मानव जनन। चैप्टर थर्ड जिसको कहते हैं मानव जनन, चैप्टर का नाम आप जरूर याद रखें, मानव जनन। अब आप सबको पता है कि मानव क्या करता है, जनन करता है अपने वंश और जाति को चलाने के लिए। तो यहाँ से जनन को कहेंगे रिप्रोडक्शन, या और मानव को कहेंगे ह्यूमन। तो क्या हो जाएगा इंग्लिश में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए, ये तो बात हुई इसके बारे में। अगर हम बात करें कि जो मानव होता है वो मानव जनन क्यों करता है, उसका कारण सुन लीजिए कि मानव जनन इसलिए करता है ताकि उसकी वंश और जाति को वो चला सके। अब मानव जो जनन करता है वो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बेटा मानव में हमेशा जनन लैंगिक जनन ही होता है, क्योंकि मानव लैंगिक जनन करने वाला प्राणी होता है और इसमें युग्मकों का निर्माण भी होता है और युग्मकों का संलयन भी होता है। तो बेटा हम देखते हैं कि मानव कैसा प्राणी है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मानव जो होता है बेटा उसकी कुछ विशेषताएं होती है। मानव में कौन सा जनन पाया जाता है, सबसे पहला लैंगिक जनन। याद रखना, मानव में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। तो इसको कहेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना, मानव कौन सा प्राणी है, लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है। उसी के साथ अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो मानव जो होता है वो क्या रखता है, दूसरा है जरायुज प्राणी। कौन सा प्राणी है बेटा, जरायुज। और जरायुज को बोलते हैं वीवी पैरस। क्या बोलते हैं, वीवी पैरस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जरायुज क्या होता है। तो बेटा जरायुज होते क्या है, ध्यान से सुनो। वे जीव जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है। मतलब जो अंडे नहीं देते, सीधे बच्चे ही पैदा करते हैं, मतलब बच्चों का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है और प्रसव क्रिया द्वारा बच्चों को पैदा करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा, जरायुज। तो बेटा क्या करना, सीधे बच्चे पैदा करने वाले जीव, सीधे बच्चे पैदा करने वाले जीव, पैदा करने वाले जीव, जो सीधे बच्चे पैदा करने वाले जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, जरायुज कहते हैं। यहां से आपको ये इन चीजों का मतलब पता होना चाहिए बेटा कि लैंगिक जनन करने वाला होता है मानव, दूसरा कैसा होता है, जरायुज। और तीसरी जो बेटा मानव की विशेषता आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लैंगिक द्विरूपता, जिसको बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता। देखिए, लैंगिक द्विरूपता, और लैंगिक द्विरूपता को बोलते हैं बेटा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म। मतलब ये, इसका मतलब क्या होता है, आपको कई बच्चों को इसका मतलब पता नहीं होगा कि लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, अगर नर और मादा को मानव में आसानी से पहचाना जा सकता है, हम बाहर से देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये नर है और ये क्या है, मादा। तो जब किसी जीव में नर और मादा को आसानी से पहचाना जा सके तो बेटा ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता वाले जीव कहते हैं। तो बेटा जब नर व मादा, जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर, को बाह्य लक्षणों के आधार पर, बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सके, लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सके, आधार पर पहचाना जा सके, जब पहचाना जा सके, जब नर और मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सके तो बेटा उसे क्या कहा जाता है, लैंगिक द्विरूपता वाला प्राणी कहा जाता है। उसी के साथ एक विशेषता और होती है जो मानव की सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है बेटा मानव कौन सा प्राणी होता है, एक लिंगी प्राणी। जो आपको काफी पढ़ा है कि मानव कौन सा प्राणी होता है, एक लिंगी प्राणी, जिसको बोलते हैं बेटा यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म,
मानव एक लिंगी प्राणी होता है। मतलब बेटा एक लिंगी का मतलब ये होता है कि नर व मादा अलग अलग होते हैं। नर व मादा जन्नांग अलग अलग जीवों में होते हैं। जन्नांग अलग अलग जीवों में होते हैं। अलग अलग जीवों में होते हैं। जब नर और मादा जन्नांग अलग अलग जीवों में स्थित होते हैं, जीवों में स्थित होते हैं, जब नर और मादा जन्नांग अलग अलग जीवों में स्थित होते हैं तो बेटा ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव कहा जाता है। तो मानव की क्या क्या विशेषता है? मानव सबसे पहले एक लिंगी प्राणी होता है, लैंगिक द्विरूपता रखता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं। दूसरा बेटा जो इसमें कहा जाता है कि इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, मतलब लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं होती है, उन घटनाओं पर भी हम चर्चा करेंगे। और चौथा है बेटा कि ये एक लिंगी प्राणी होता है और कैसा होता है? जरायुज। जरायुज का मतलब होता है कि बेटा ये सीधे बच्चे पैदा करता है, मतलब मानव अंडे नहीं देता। चलिए इसी में बेटा हम आगे बात करें कि मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है, तो लैंगिक जनन की क्या होती है? कुछ घटनाएं होती है, तो उन पर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो लैंगिक जनन की घटनाएं देखिए बेटा, तो लैंगिक जब मानव लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन की घटनाएं देखिए कि मानव में लैंगिक जनन होता है तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है। अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, घटनाओं को कहा जाता है इवेंट्स। पहले भी पढ़ चुके हैं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने REP लिख दिया, इसका मतलब बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती है बेटा वो 3 प्रकार की होती है। ध्यान से सुनना, पहले भी आप याद रखें कि लैंगिक जनन की घटनाएं कितनी प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की होती है। किसके आधार पर? निषेचन के आधार पर। तो यहाँ पर निषेचन को आधार माना जाता है, तो आप याद रखें कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है बेटा निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, घटनाएं जिनको बोलते हैं बेटा प्री, प्री यानी पहले, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दूसरी जो होती है निषेचन, दूसरी होती है बेटा निषेचन जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और तीसरी जो होती है बेटा वो होती है निषेचन पश्य घटनाएं। निषेचन पश्य घटनाएं, निषेचन पश्य घटनाएं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा इनको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अगर नाम में ही बेटा सब कुछ लिख रखा है कि अगर मैं निषेचन को आधार मान लूं, याद रखो कि अगर मैं निषेचन को आधार मान लूं तो आपको ये पता चल जाएगा बेटा कि कुछ घटनाएं निषेचन से पहले होती है। जो निषेचन से पहले होती है उन्हें निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। कुछ घटनाएं निषेचन के बाद होती है, उन्हें निषेचन पश्य घटनाएं कहते हैं। और दूसरी जो मेजर घटना है वो खुद क्या है बेटा? निषेचन है। तो उन पर भी आप ध्यान से देखें। चलिए कि निषेचन पूर्व घटनाएं कौन कौन सी होती है बेटा, उससे पर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए तो मैं यहां पर बेटा कुछ चीजों को समझाने वाला हूं। देखो निषेचन से पूर्व होने वाली घटना, निषेचन से पूर्व होने वाली घटना, पूर्व होने वाली घटना, जो घटना निषेचन से पूर्व होती है बेटा उन्हें क्या कहते हैं? निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। बेटा ये क्या होती है? निषेचन तो खुद ही घटना होती है, तो बेटा इसका तो आप कुछ भी ना लिखो तो ज्यादा बेटर है कि आप यहां से बेटा इसको रफ कर दिए। और ये होती है निषेचन के बाद होने वाली घटना। निषेचन के बाद होने वाली घटना, निषेचन के बाद होने वाली घटना, जो घटना निषेचन के बाद होती है, बाद होने वाली घटनाएं, उन्हें कहते हैं निषेचन पश्य घटनाएं। अब आप ध्यान से देखें कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं जो निषेचन से पहले होती है और कौन कौन सी ऐसी है जो निषेचन के बाद होती है। तो हम ध्यान से देखें तो बेटा एक जो मनुष्य होता है उसमें सबसे पहले नर युग्मकों का क्या होता है? निर्माण। नर में नर युग्मकों का, जबकि मादा में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। तो नर में नर में क्या होते हैं? शुक्राणु बनते हैं, जबकि मादा में अंडाणु बनते हैं। तो उनके निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें बेटा सबसे पहली जो घटना होती है, अगर बात करो
तो सबसे पहली जो घटना होती है वो होती है युग्मक जनन। युग्मक जनन। और युग्मक जनन जो होता है बेटा ये खुद दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है, शुक्र जनन, याद रखें, एक तो होता है शुक्र जनन और एक होता है बेटा अंड जनन। एक तो होता है शुक्र जनन और एक है अंड जनन। अंड जनन को कहते हैं ऊजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा, ऊजेनेसिस। और इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस आप याद रखें। ऊजेनेसिस का अर्थ मतलब अंड जनन, मतलब अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया, जबकि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। तो पहली घटना ये होती है। दूसरी जो घटना होती है बेटा वो क्या होती है, ध्यान से सुनो। जब अंडाणु और शुक्राणु बन जाते हैं तो बेटा दोनों संलयित होने के लिए क्या होते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट होता है, अर्थात इनका परिवहन होता है। और परिवहन की जो क्रिया होती है बेटा उसको बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। क्या बोलते हैं, युग्मक स्थानांतरण। तो दूसरी जो घटना होती है बेटा वो होती है युग्मक स्थानांतरण, जिसको बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर। गैमीट्स ट्रांसफर, इसको ये बेटा गैमीट ट्रांसफर कहते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो आपको ये दोनों टर्में याद रखनी है। तो ये दो घटनाएं ये निषेचन से क्या होती है, पहले होती है बेटा। उसके बाद जब अंडाणु शुक्राणु स्थानांतरित हो जाते हैं तो उनके बाद ही आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, जो आपको आगे पढ़ाएंगे। तो बेटा मानव में जो निषेचन होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आंतरिक निषेचन। कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन। याद रखना मानव में निषेचन का प्रकार कौन सा होता है, आंतरिक, क्योंकि निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है। मतलब अंडाणु और शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर जाकर मिलते हैं। अब निषेचन पश्य घटनाओं की बात करें कि कौन कौन सी घटनाएं ऐसी जो निषेचन पश्य है, तो उन पर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो निषेचन पश्य घटनाओं में बेटा सबसे पहले जो घटना आती है वो आती है युग्मनज का निर्माण। युग्मनज का निर्माण, जिसको बोलते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। आपको सबको पता है अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से क्या बनता है, युग्मनज, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का निर्माण। दूसरा बेटा क्या आता है, भ्रूणोद्भवन। भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भवन, जिसको कहते हैं बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, तो ये भी आप याद रख रहे, एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूणोद्भवन भी एक प्रकार की क्रिया होती है जिसमें भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। तीसरी जो क्रिया आती है बेटा, थर्ड है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्रिया आती है जिसे कहा जाता है बेटा क्या, जब भ्रूण बन चुका है, भ्रूणोद्भवन हो चुका है, तो उसे बोलते हैं प्रसव, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, बेटा पार्चुरेशन क्या होती है आप सबको पता होना चाहिए कि जब भ्रूण पूरी तरह विकसित हो जाता है तो मादा की योनि से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रसव। तो ज्यादातर बेटा विकसित जीव अपने बच्चों को कौन सी क्रिया द्वारा जन्म देते हैं, प्रसव। और चौथी और जो सबसे अंतिम घटना होती है उसको बोलते हैं बेटा दुग्ध स्त्रावण। क्या बोलते हैं, दुग्ध स्त्रावण, जिसको बोलते हैं लैक्टेशन। क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टेशन। और लैक्टेशन वह क्रिया होती है जिसमें बेटा बच्चे के जन्म के बाद उसके पालन पोषण के लिए मादा की स्तन ग्रंथियों से क्या आता है, दुग्ध का स्राव होता है। तो बेटा हमने ये जो क्रियाएं पढ़ी, ये क्रियाएं क्या है, ये सारी क्रियाएं किसकी क्रियाएं है बेटा, लैंगिक जनन की क्रियाएं है। किसमें, मानव में। पौधों के लिए इन क्रियाओं का अलग होती है, जंतुओं के लिए अलग होती है। इनके बारे में हमने आगे और चर्चा में करेंगे एक एक के बारे में। चलिए अब बेटा मानव जो होता है उसमें बेटा कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। सबको पता है मानव में कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन कैसे में होता है, लैंगिक जननांगों द्वारा। तो बेटा हम पढ़ते हैं अब नया टॉपिक, वो है लैंगिक जननांग। क्या होते हैं लैंगिक जननांग, लैंगिक जननांग देखिए इनको बोलते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ये है क्या, सिंपल सा है कि वे जननांग जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, वे जननांग जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं
उन्हें क्या कहते हैं, लैंगिक जननांग का नाम दिया जाता है। अब लैंगिक जननांग कौन कौन से होते हैं उन पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा, तो लैंगिक जननांग क्या होता है, लैंगिक जनन में भाग लेने वाले अंग, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में भाग लेने वाले अंग, भाग लेने वाले अंग, लेने वाले अंग, जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं उन्हीं अंगों को क्या कहते हैं बेटा, लैंगिक जननांग का नाम दिया जाता है। और लैंगिक जननांग कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ये 2 प्रकार के होते हैं जो आपको बिल्कुल याद रखना है। एक तो होता है नर जननांग, कौन सा होता है, नर जननांग, जिसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और एक जो होता है उसको बोलते हैं बेटा मादा जननांग, जिसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मादा जननांग, जिसको कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट, इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जननांग कितने प्रकार के होते हैं, जननांग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नर जननांग और जबकि दूसरा कौन सा, मादा जननांग। तो हम एक एक जननांगों के बारे में भी बेटा चर्चा करेंगे कि नर जननांग की संरचना कैसी होती है, मादा जननांग की संरचना कैसे होती है, उन पर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले बेटा, वो पढ़ने वाले नर जननांग की संरचना, कि नर जननांग क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर जननांग। देखिए, नर जननांग, देखिए नर जननांग की संरचना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर जननांग, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम भी दिया जाता है। नर जननांग जो होता है बेटा, अब आप सबको पता होना चाहिए कि बेटा जननांग है या नरजनन तंत्र है, या नर जननांग के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। मैं अगर इनको बेटा, एक चीज आप यहां से देखो कि मैं अगर इनको क्या बोलूं, ध्यान सुना, इनको बेटा आप नर जननांग या क्या कह सकते हो, इन्हीं को कह सकते हो नर जनन तंत्र, क्या कह सकते हो, नर जनन तंत्र। तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, इस पर यहां पर आप लिख सकते हो सिस्टम, तो आप ये भी लिख सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और बेटा अगर मैं यहां पर भी करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, मादा जननांग, या फिर क्या आ जाएगा, मादा जनन तंत्र, तंत्र भी आ जाएगा। तो बेटा यहां पर भी क्या लिख सकते हो आप, यहां पर भी ऐड कर सकते हो क्या, सिस्टम। तो हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। चलो अब हम बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा रहे, हम सबसे पहले बात करते हैं नर जनन तंत्र की। देखिए कि नर जनन तंत्र क्या है। देखिए इसको मैं बिठा देता हूं बेटा, सबसे पहले हम पढ़ने वाले आज की क्लास में नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, कि नर जनन तंत्र क्या है, जिसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र क्या है, पहले तो आपको ये ध्यान देना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये लिख दिया मैंने सिस्टम। बेटा तंत्र जो होते हैं वो अंगों से बने होते हैं, जबकि अंग उत्तकों से बनते हैं, और उत्तक बनते हैं बेटा किससे, कोशिकाओं से। तो ये नर जनन तंत्र है, तो नर जनन तंत्र बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है। तो बेटा नर जनन तंत्र जो होता है वो किसमें पाया जाता है, नर में उपस्थित, नर में उपस्थित जननिक तंत्र। कौन सा तंत्र बेटा, जननिक तंत्र, नर में उपस्थित जननिक तंत्र नर जनन तंत्र कहलाता है, नर जनन तंत्र कहलाता है। मतलब वह तंत्र जो नर में पाया जाता है और जनन में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, नर जनन तंत्र का नाम दिया जाता है। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब तंत्र किससे बना होता है, तंत्र बना होता है अंगों से। ये बात आप याद रखें कि तंत्र हमेशा अंगों से बना होता है। तो कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो बेटा ध्यान से देखा, नर जनन तंत्र जो होता है वो निम्न अंगों से बना होता है। नर जनन तंत्र बेटा निम्न अंगों से बना होता है, 2 तरह के अंगों से बना होता है। वैसे आप 3 तरह भी लिख सकते हो, 3 आपको 3 में पढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा। नर जनन तंत्र 3 प्रकार के अंगों से बना होता है। सबसे पहले जो अंग होते हैं उन्हें कहते हैं प्राथमिक अंग। याद रखना, सबसे पहले अंगों को क्या कहते हैं, प्राथमिक अंग, जिन्हें कहा जाता है प्राइमरी ऑर्गन,
प्राइमरी ऑर्गन। जबकि जो दूसरे आते हैं बेटा उन्हें कहा जाता है द्वितीयक अंग। क्या कहते हैं? द्वितीयक अंग या बेटा नलिकाएं। इनको नलिकाओं का नाम भी दे देते हैं, नलिकाएं। तो इनको बोलते हैं सेकेंडरी ऑर्गन। क्या कहते हैं इनको? सेकेंडरी ऑर्गन या ट्यूबल्स, कुछ भी लिख सकते हो बेटा नलिकाओं को। और तीसरे होते हैं बेटा सहायक अंग। सहायक अंग या फिर इनको कहते हैं ग्रंथि, असेसरी ग्लैंड या बेटा ऑर्गन्स। इसको बोलते हैं असेसरी ग्लैंड या ऑर्गन्स, कुछ भी कह सकते हो, ग्लैंड या ऑर्गन, आपको याद रखना है। तो अब ध्यान से सुना कि बेटा ये है क्या। पहले तो आप ये समझिए। देखिए, आप सबको पता होगा कि बेटा प्राथमिक अंग वे अंग होते हैं जो मुख्य होते हैं और जिनका कार्य युग्मकों का उत्पादन करने से होता है। मतलब वे अंग जो युग्मकों का उत्पादन करते हैं उन्हें कहते हैं प्राथमिक अंग। समझ में? अब नर्मिक प्राथमिक अंग क्या होता है? वृषण, जो शुक्राणु का क्या करता है? निर्माण। तो प्राथमिक अंग क्या होते हैं? तो आपको यहां से देखिए बेटा, युग्मकों का उत्पादन करने वाले अंग, युग्मकों का उत्पादन करने वाले अंग, उत्पादन करने वाले अंग जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? प्राथमिक अंग कहते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो बेटा उदाहरण में यहां पर कौन होगा? वृषण, जिसको क्या कहेंगे? टेस्टिस। क्या कहेंगे? टेस्टिस। तो टेस्टिस जो होता है वो क्या होता है? नर का प्राथमिक अंग होता है, क्योंकि इसके अंदर शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या करता है? वृषण, ये नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण, नर युग्मक कौन होता है? शुक्राणु का निर्माण। याद रखना, नर युग्मक किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का निर्माण। तो शुक्राणु का निर्माण करने वाला कौन होता है बेटा? वृषण। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर का प्राथमिक अंग कौन होता है? तो नर का प्राथमिक अंग हमेशा वृषण होता है। चलिए, वृषण के बाद बेटा जब युग्मक बन चुके तो युग्मकों का क्या होगा? परिपक्वन। और युग्मकों का परिपक्वन करने वाले क्या कहलाते हैं बेटा? द्वितीयक अंग। तो युग्मकों का परिपक्वन, युग्मकों का परिपक्वन व स्थानांतरण करने वाले अंग, स्थानांतरण करने वाले अंग, करने वाले अंग जो युग्मकों का परिपक्वन करते हैं और साथ ही उनका क्या करते हैं बेटा? स्थानांतरण करते हैं। एक जगह से कहां ले जाते हैं? दूसरी जगह पर। ऐसे अंगों को क्या कहा जाता है? द्वितीयक अंग का नाम दिया जाता है। और द्वितीयक अंग के रूप में कौन होते हैं? अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो सबसे पहला जो होती है बेटा वो क्या होती है? वो होती है शुक्र वाहिका। दूसरी कौन सी होती है? अधिवृषण। कौन होता है बेटा? अधिवृषण। मैं अधिवृषण को पहले लिख देता हूं, सीरीज बना देता हूं बेटा, आप ये भी याद रखें। चलो, हाँ, सबसे पहले आता है अधिवृषण, जो आधा वृषण जैसा होता है बेटा, अधिवृषण, जिसको बोलते हैं इपिडी, इपिडीडाइमिस। अधिवृषण। अधिवृषण के बाद क्या आती है बेटा? शुक्र वाहक। तीसरी आती है शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी। और चौथी जो आती है बेटा, आपको याद रखना है, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बेटा कौन सा? जिसको सिसन, क्या कहते हैं? सिसन। सिसन का नाम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं पेनिस। ये वो संरचनाएं होती है बेटा जो युग्मकों का क्या करती है? स्थानांतरण करती है। आपको ये पता होना चाहिए युग्मक बनते वृषण में, वृषण के थ्रू कहां जाते बेटा? अधिवृषण में, जहां इनका परिपक्वन और इनमें निषेचन करने की क्षमता पाई जाती है, विकसित होती है। उसके बाद शुक्रवाहक के थ्रू जाते हैं शुक्रवाहिनी, और फाइनली कहां जाते हैं? सिसन। और सिसन युग्मकों को क्या करता है? स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं, क्योंकि सिसन को मादा की योनि में प्रवेश कराकर युग्मकों का स्थानांतरण किया जाता है, जिसे बेटा क्या कहा जाता है? जिस विधि को क्या बोलते हैं? युग्मक स्थानांतरण का नाम भी दिया जाता है। अब देखिए, तीसरे जो बेटा अंग होते हैं वो क्या होते हैं? जनन में क्या करते हैं? सहायता। तो बेटा ये तो सिंपल सा है, जो जनन में सहायता करते हैं, जो जनन में सहायता करते हैं
जो जनन में क्या करते हैं बेटा, सहायता करते हैं, उन्हें कौन से कहते हैं, सहायक अंग, सहायक अंग कहते हैं। और सहायक अंगों के उदाहरण कौन कौन से, वो आपको याद रखने। सबसे पहले बेटा इनमें ग्रंथियां आती है, और सबसे पहली जो ग्रंथि होती है आपको सबसे पहली वो होती है शुक्राशय। कौन सी ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, याद रखना, सेमिनल वेसिकल्स, शुक्राशय ग्रंथि। दूसरी जो होती है बेटा वो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरी जो होती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि, कंद मूत्र पथ ग्रंथि। और इसी को बेटा कंद मूत्र पथ ग्रंथि को बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रल ग्रंथि। ये जो ग्रंथि होती है बेटा बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, इसी का नाम होता है तीसरा बेटा जो कंद मूत्र पथ ग्रंथि, या इसको क्या कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। शुक्राशय को बेटा सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। और दूसरी ग्रंथि कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये सब जनन में क्या होती है, सहायक। तो बेटा हमने ये पढ़ा कि जो नर जनन तंत्र होता है वो 3 अंगों से बना होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और सहायक। प्राथमिक युग्मकों का निर्माण करते हैं, जबकि जो द्वितीयक होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, युग्मकों का परिपक्वन और स्थानांतरण में सहायक होते हैं। और जो लैंगिक जनन में सहायता करते हैं वो अंग कौन से होते हैं बेटा, सहायक अंग होते हैं। तो आप इस पर भी देखते हैं। चलिए अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, और बेटा अब हम पढ़ते हैं नर जनन तंत्र की संरचना। तो संरचना में 2 तरह के चित्र लेंगे हम, एक तो लेंगे एक भाग का चित्र, और एक लेंगे बेटा उसके आंतरिक भाग का चित्र। तो हम संरचना के बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखिए उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए बेटा संरचना, किसकी संरचना कैसे होती है। चलो संरचना में हम पहले सबसे पहले बना रहे एक भाग का चित्र, एक भाग का चित्र। कहां किसका बना रहे बेटा, एक भाग का चित्र, एक भाग का चित्र बना रहे। और एक भाग का चित्र कैसे बनाएंगे, अगर मैं इस तरह खड़ा हूं तो बेटा मेरी ये जो पोजीशन है ये कौन सा भाग को शो करेगी, एक भाग को शो करेगी। तो हम एक भाग का चित्र बनाते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले बेटा ये इस तरह की एक संरचना होती है जो संवहनीय उत्तकों की बनी संरचना होती है। और ये जो संवहनीय उत्तकों से बनी जो संरचना होती है इसी को कहा जाता है बेटा क्या, इसका अग्रभाग थोड़ा सा ऐसा फूला हुआ होता है इस तरह से। और ये जो संरचना होती है इसको कहा जाता है सिसन। इसको क्या कहा जाता है बेटा, सिसन। और इस सिसन के अंदर एक क्या होती है बेटा, एक नली होती है। इस सिसन के अंदर क्या होती है, एक नली होती है। तो ये जो नली है इसको कहा जाता है बेटा कौन सी, इसे कहा जाता है, याद रखना, रसखलन नली या मूत्र वाहिनी। चलिए अब ध्यान से देखिए कि बेटा ये जो सबसे इधर का जो भाग बनाया है मैंने, आप इसका नोमेनक्लेचर साथ के साथ करें तो ये जो संरचना है इसको कहा जाता है बेटा सिसन। क्या कहा जाता है, सिसन। ये होता है पेनिस। ये लंबी और एक बेलनाकार संरचना होती है जो संवहनीय ऊतकों की बनी होती है। अब सिसन का आगे का भाग थोड़ा फूला हुआ दिख रहा होगा आपको, और ये जो फूला हुआ भाग होता है इसको कहा जाता है बेटा सिसन मुंड। याद रखना इस फूले हुए भाग को क्या कहा जाता है, सिसन मुंड। इस फूले हुए भाग को कहा जाता है सिसन मुंड, जिसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। याद रखना सिसन का आगे का भाग थोड़ा फूला हुआ होता है और फूले हुए भाग को क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस का नाम दिया जाता है। अब ध्यान सुनो बेटा, जो ये ग्लांस पेनिस है ये पूरा बेटा इसके बाहर, सिसन के बाहर यहां पर एक इस तरह का क्या पाया जाता है, एक पतला आवरण पाया जाता है झिल्ली का, जो पूरे सिसन को ढकता है, पूरे सिसन को ढकता है। और ये जो पूरे सिसन को ढकने वाला जो एक पतला आवरण होता है बेटा इसको कहा जाता है अग्रछद। क्या कहा जाता है, अग्रछद। और अग्रछद बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं फोरा स्किन, या इसी को कहते हैं प्रीप्यूस। क्या कहते हैं, प्रीप्यूस। समझ में, प्रीप्यूस। और इसको बोलते हैं फोरा स्किन। क्या कहते हैं बेटा, फोरा स्किन। याद रखना इसी को क्या कहा जाता है, फोरा स्किन का नाम दिया जाता है। और ये जो फोरा स्किन होती है ये क्या होती है बेटा, ये होती है पतली झिल्ली, सिसन को ढकने वाली, सिसन को ढकने वाली पतली झिल्ली।
ढकने वाली पतली झिल्ली। तो सिसन को ढकने वाली जो पतली झिल्ली होती है इसी को क्या कहते हैं बेटा, प्रीफ्यूज कहते हैं। पर जब सिसन अपनी उत्थानशील अवस्था में होता है, मतलब सिसन नॉर्मल अवस्था में बेटा क्या होता है, छोटा होता है, पर जब इसमें उत्थानशील अवस्था आ जाती है तो ये प्रीफ्यूज पीछे हट जाती है, जिससे ग्लांस पेनिस क्या हो जाता है, खुल जाता है। अब बेटा इसके अग्रभाग पर एक छोटा सा छिद्र होता है जहां से मूत्र और वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं, ये वाला, ये छोटा सा छिद्र होता है और इसको बोलते हैं बेटा मूत्र छिद्र। कौन सा बोलते हैं बेटा, मूत्र छिद्र, या मिएटिस भी कहते हैं इसको, मिएटस या मिएटिस भी के नाम से भी देते हैं, या बेटा यूरिन पोर भी कह सकते हो, मिएटस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये पता होनी चाहिए बेटा। तो सिसन इस तरह की ढका होता है। चलिए, ये तो हमने सिसन के बारे में पढ़ा बेटा। अब यहां से आप ध्यान से देखें कि ये पूरी संरचना को मैं बना रहा हूं बेटा, आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। एक इस तरह की संरचना होती है, ये बेटा ये आगे चलती है और ये पूरी संरचना हमने बना दी है। ये देखिए हमने कौन सी संरचना बना दी बेटा, पूरे नरजन्नांग की संरचना पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए अब होता क्या है बेटा कि जो ये नरजन्नांग होता है इसमें बेटा यहां पर इसके सेंटर में एक इस तरह की संरचना होती है, इस तरह की, और इस तरह की जो संरचना होती है, ये जो संरचना बेटा ये आगे चलकर एक नली निकलती है और ये इसमें जाकर मिल जाती है। किसमें जाकर मिल जाती है, इस वाली नली में, मतलब इस वाली नली में जाकर मिल जाती है जो मूत्र वाहिनी होती है ना, इसमें। और ये जो पूरी नली होती है इसको बोलते हैं बेटा मूत्र वाहिनी। तो आप याद रखें, इसको भी लिख सकते हो आप मूत्र वाहिनी, जो मूत्र के लिए और वीर्य के लिए दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होती है। मतलब मूत्र भी इसी से आता है, मूत्र वाहिनी से, और इसी से वीर्य भी आता है। चलिए अब बेटा इसमें यहां पर एक इस तरह की कोशिका पाई जाती है, यहाँ पर एक इस तरह की ग्रंथि नुमा कोशिका पाई जाती है बेटा, या ग्रंथियां पाई जाती है, ऐसी कोशिकाओं से बनी। और ये जो इस तरह की जो ग्रंथि होती है ना बेटा, इस ग्रंथि को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, जो वीर्य का कुछ भाग बनाती है। याद रखना, तो ये वाली जो ग्रंथि है इसको प्रोस्टेट ग्रंथि का नाम दिया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने येलो कलर में बनाई है, ये कौन सी ग्रंथि है बेटा, प्रोस्टेट ग्रंथि। याद रखना, ये कौन सी ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। और इस प्रोस्टेट ग्रंथि के जस्ट नीचे बेटा एक और ग्रंथि होती है, और वो जो ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे, उस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, उस ग्रंथि को कहा जाता है बेटा कौन सी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। यहाँ पर इस तरह जुड़ी होती है। और ये बेटा जो दो दो ग्रंथि होती है, ये जो बीज के समान ग्रंथि है इस तरह की, इस ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि का नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। याद रखना, कंद मूत्र पथ ग्रंथि, मैं लिख देता हूं बेटा, कंद मूत्र पथ ग्रंथि। चलो मैं इसको थोड़ा बाहर लिखता हूं ताकि आपको बेटा ये समझ में आ जाए। देखिए इसको मैं बाहर लिखूंगा, चलिए सॉरी यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए ये जो ग्रंथि है बेटा इसको कहा जाता है कंद मूत्र पथ ग्रंथि, कंद मूत्र पथ ग्रंथि। याद रखना, कंद मूत्र मूत्र पथ ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये बेटा वो वाली ग्रंथि है, समझ में। अब बेटा ध्यान से देखो, इसमें ये वाली जो संरचना है इसको कहा जाता है मूत्राशय। याद रखें, इसको क्या कहा जाता है, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। याद रखना इसको क्या कहा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर। जहां पर, और बेटा इसमें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की बात करते हैं, तो यहां पर ये जो संरचना है इसको कहा जाता है वृषण कोश। इसको क्या कहा जाता है, वृषण कोश, जिसको बोलते हैं सैक्रोटम, सैक्रोटम। और वृषण कोश में ही वृषण पाए जाते हैं, इतना याद रखना, वृषण कोश में क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। तो मानव में एक जोड़ी वृषण होते हैं, तो बेटा यहां पर एक इस तरह की संरचना पाई जाती है, और इस तरह की जो संरचना पाई जाती है बेटा ये क्या कहलाती है, वृषण। तो आप याद रखें, ये वाली जो संरचना है इसी में शुक्राणुओं का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। तो ये वाली संरचना क्या होती है, वृषण कहलाती है, जिसको बोलते हैं बेटा टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। और ये जो आपको बेटा यहाँ पर ये रेड कलर में दिख रही होगी, ये वाली जो संरचना, ये इसको कहा जाता है गुदा। इसको क्या कहा जाता है, गुदा का नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं गुदा,
या इसको मलाशय कह सकते हैं बेटा आप, ये याद रखें, इसको बोलते हैं मलाशय। ये याद रखना, ये भाग कौन सा होता है, मलाशय, जहां पर मल का क्या होता है, संग्रहण होता है। और बेटा मलाशय का जो नीचे का भाग जहां से मल बाहर आता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, गुदा कहलाता है। अगर इस भाग की चर्चा करें तो ये भाग क्या कहलाएगा, गुदा कहलाएगा। अब ध्यान से सुनिए बेटा, यहां से वृषण से क्या निकलती है, नली, और जो वृषण से जो नली निकलती है बेटा, वो इस तरह घूमती हुई कहां जाती है, यहां आ जाती है। और इस तरह जब घूमती हुई बेटा यहां आ जाती है, मूत्र वाहिनी के चारों ओर लूप बनाती हुई कहां जाती है, मूत्राशय में, और यहां आकर एक इस तरह की संरचना में खुलती है। और इस तरह की जो बेटा ये संरचना है, ये आगे चलकर इसमें मिल जाती है। एक इधर से भी नली आती है बेटा, वो भी इस तरह की नली खुलती है और यहाँ आ जाती है। तो ये जो नली बेटा, इस तरह की जो नलियां आती है, इन नलियों को क्या कहा जाता है, शुक्र वाहिनी का नाम दिया जाता है। याद रखना, ये जो बेटा ये जो संरचना है, ये जो मैं यहाँ पर बना रहा हूं, ये वाली जो संरचना है, इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको कहा जाता है शुक्राशय। इनको क्या कहा जाता है, शुक्राशय। याद रखना, ये शुक्राशय होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, शुक्राणुओं का संग्रहण करते हैं। याद रखना, ये संरचना कौन सी होती है, शुक्राशय। ये जो संरचना है शुक्राशय। और बेटा इसके ऊपर की ओर जो लूप बनता है, ये वाला होता है इंग्वाइनल कैनाल का नाम भी दिया जाता है। ये क्या है बेटा, ये मूत्राशय। तो याद रखना, ये मूत्राशय संरचना जो मैं व्हाइट कलर से बना रहा हूँ, ये कौन सी संरचना बेटा, मूत्राशय। और मूत्राशय में ऊपर से क्या खुलती है बेटा, दो नली आकर खुलती है। तो ये वाली दो नली, इनको मूत्रवाहिनी कहा जाता है। इनको क्या कहता है, मूत्रवाहिनी। अब बेटा इनको मूत्रवाहिनी बोलते हैं। तो ये वाली जो संरचना है, इसको कहा जाता है मूत्र मार्ग का नाम दिया जाता है। तो आप ज्यादा बेटर क्या लिखे बेटा, मूत्र मार्ग लिखे। क्या लिखे, मूत्र मार्ग। और ये वाली जो संरचना है, इन दोनों नलियों को मूत्रवाहिनी का नाम दिया जाता है। तो आपको याद रखिए, ये दोनों नलियां क्या है बेटा, ये मूत्रवाहिनी है। ये कौन सी वाहिनी है, मूत्रवाहिनी है। उसके बाद बेटा पीछे की ओर जो होती है, इस तरह की क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है जो पीछे की ओर आती है। तो ये वाली रीढ़ की हड्डी को शो करती है, जो इसका कोई बेटा इतना खास रोल नहीं है। तो मैंने जो ये चित्र बनाया है, ये बेटा किसका बनाया है, नर जनन तंत्र के एक भाग का चित्र बनाया। आशा करता हूं बेटा आप ये थोड़ा ये याद रखने वाली चीज ये है कि ये वाली जो संरचना है, ये मूत्रवाहिनी है, जबकि ये जो बेटा सब ये वाली जो संरचना है, ये पूरी जो संरचना मैं यहाँ पर बता दूं आपको, ये जो नलीनुमा संरचना है बेटा, ये व्हाइट कलर जिसपे मैं कर रहा हूँ, ये पूरा मूत्र मार्ग है। ये मूत्र मार्ग जो होता है बेटा, ये पूरा क्या होता है, यहाँ से आता है और इसी से क्या आता है बेटा, वीर्य और दोनों मार्ग आते हैं। चलिए, तो ये वाली जो संरचना है बेटा, उस पर आप ध्यान से देखें। तो ये वाली जो संरचना है, ये क्या है, मूत्रवाहिनी है। तो ये किसका चित्र है बेटा, ये नरजन्नांग तंत्र के एक भाग का क्या है, चित्र है। तो बेटा आशा करता हूं आपको इस क्लास में नरजन्नांग तंत्र के एक भाग का चित्र बनाना आ गया होगा। बेटा अगले क्लास में हम फिर से हाजिर होंगे नरजनान तंत्र की आंतरिक भागों और वृषणों के बारे में लेकर। अब तुम्हें एक चीज और देख लो बेटा, क्लास से थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम लेके बता ही देता हूँ आप लोगों को कि ये जो वृषण है, इसके ऊपर बेटा एक इस तरह की टोपी नुमा संरचना होती है, इस तरह की। और ये जो टोपी नुमा संरचना होती है, इसको बोलते हैं अधिवृषण। क्या नाम दिया जाता है, अधिवृषण। और वृषणों से निकलने वाली जो नली होती है बेटा, इसको कहा जाता है शुक्रवाहिनी। याद रखना, ये नली कौन सी होती है, शुक्रवाहिनी का नाम दिया जाता है। तो ये भी बेटा हम आगे के चित्र में इंक्लूड करेंगे इन चीजों को। अगर कोई रह गई है तो वो आगे के चित्र में समझा देंगे। तो आपको एक भाग के चित्र में बेटा इतने ही नामनक्लेचर करने, इतने नामकरण लिखते हैं, तो ये एक भाग के चित्र को दर्शाता है। तो आज की क्लास में बेटा समझ में आएगा। फिर से बेटा इसके नए लेक्चर के साथ, इसके आगे के पोर्शन के साथ फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।